अस्सलाम वालेकुम। आज नील बोहर की सेकंड डेरिवेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं। वो है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एथ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालने के लिए इस बंदे ने हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया था, यानी उसकी डेरिवेशन ड्राइव की थी। तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है एनर्जी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाह रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन total energy of an electron is the sum of kinetic energy is the sum of kinetic energy and potential energy is the sum of kinetic energy and potential energy. नॉर्मली अगर आपकी रियल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहे तो आपके पास दो एनर्जीज होनी चाहिए, एक काइनेटिक एनर्जी और एक साथ में आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी। इससे अगर मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो E बेसिकली टोटल एनर्जी है और के ई आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और साथ में प्लस की साइन और एंड में आपने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी पी लिख दी और इसे आपने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे दोनों एनर्जीज चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और एक पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। पहले हम इनको थोड़ा सा अलग डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं होंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी के बारे में इतना पता नहीं होगा, तो उनके लिए कुछ बातें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब बात हमारे पास ये आती है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम फिजिक्स में मेंशन करते हैं कि यार हाफ mv² है। तो उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, mgh है। ये दोनों फॉर्मूले आप फिजिक्स में मैक्सिममली आप अप्लाई करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार ये जो फॉर्मूला आपके पास है विजिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपके सामने से एक कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी अगर आपको पता हो और उसकी मास आपको पता हो तो देन आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस कार की आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। या अगर सपोज करें एक बंदा टॉप फ्लोर पे, या सपोज करें हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि उसके अंदर 14 फ्लोर्स हैं, उसके टॉप पे है, उसकी भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर हाइट कम हो रही है तो देन आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास कोई विजिबल ऑब्जेक्ट हो। यहाँ तो विजिबल ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, अब ये इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर एक मैं सब हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए याद रख लीजिएगा, पेपर में जैसे मैं लिख दूं वैसे ही आपने लिखना है। काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आपने एक सब हेडिंग डालना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वाला फॉर्मूला मैं इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा क्यों आप ऐसे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक कांस्टेंट नंबर है, पर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना काफी हद तक मुश्किल है, तो इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता तो आप काइनेटिक एनर्जी कहां से कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके लिए आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम से मैं एक इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव करके लिखना चाह रहा हूं। वो जो इक्वेशन हमने वहां पे ड्राइव किया था वो कुछ इस तरह से था कि यार ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इक्वल्स टू mv²। जैसे अगर आप, मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली मैंने ड्राइव किया है, वहां अगर आप जाके देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 वो आपको इस तरह ही नजर आएगा। यही इक्वेशन 3 है बेसिकली। तो वहां से मैंने फ्रॉम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम से तो ये इक्वेशन ली है और इस इक्वेशन के अंदर देखें ZE² अपॉन आपके पास क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास क्या है, R है। अब ये भी हमें इसको आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अब ये भी इंटरेस्टिंग है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे ये कि 1/2 mv² है।
पर यहाँ तो mv² है, पर मिसिंग क्या है, 1/2 है। तो इसके लिए आप एक सिंपल काम ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड। अब इसके आपने दोनों साइड्स पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 आपने इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ZE² अपॉन आपके पास क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास क्या है, R, और इक्वल्स टू 1/2 इस तरफ भी आ जाएगा, और साथ में क्या हो रहा है, mv² है। जरा ध्यान से, ये जो पार्ट हमारे पास है कुछ इस तरह से कि यार अक्सर स्टूडेंट्स जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए बताना चाह रहा हूँ। अगर सपोज कर a अपॉन b जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, c अपॉन d के साथ, यानी दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई आप कर रहे हो या हो रहे हैं, तो उस वक्त एक बात याद रख लीजिएगा कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो ऊपर जाके ZE² के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जो 2 है वो आपके पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा ZE² और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास है R, और उस तरफ क्या आ रहा है, 1/2 mv² आ गया आपके पास। फिर उतने में हमारे सबसे फेवरेट आ गए भट्ट साहब। भट्ट साहब आगे कहने लगे यार काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 mv² के इक्वल होता है। तो अब इस पूरे पार्ट के जगह में ये जो 1/2 mv² है इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने लिखा ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इक्वल्स टू आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आया। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी ड्राइव की है, तो यहाँ पे मैंने कहा ये मेरे काइनेटिक एनर्जी है, जिसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना नहीं है, मुझे बेसिकली पोटेंशियल टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। देखिए फर्स्ट सब हेडिंग आपने काइनेटिक एनर्जी की डाली थी, तो नाउ सेकंड सब हेडिंग आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आपने पोटेंशियल एनर्जी भी ड्राइव करके बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh वाला फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी भी बैकवर्ड रीजंस है। पर अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल एक लाइन लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो नील बोहर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, वर्क के, और वर्क बेसिकली हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -F इंटू डी के। अब बात याद रख लीजिएगा, सपोज करें हमारे पास सेंट्रल पार्ट आपका न्यूक्लियस है, अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो सेंट्रल पार्ट आपका न्यूक्लियस है, और इसके बाद मैंने ये फर्स्ट ऑर्बिट बनाया, और इस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपके पास क्या है, R है। इसका रेडियस क्या है, R है। तो मतलब आपने R बना दिया। नील बोहर ने बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव की थी उसमें सबसे पहले उसने इमेजिन किया था कि यार हमारे पास जो एक इनफाइनाइट ऑर्बिट है, जिसमें मैंने लिखा n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी इसका क्वांटम नंबर इनफाइनाइट है, नहीं पता ये कहाँ है, ठीक है। पर ये जो ऑर्बिट आपके पास है n इक्वल्स टू 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट। अब मैं एक चाहता हूं कि यार इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, यानी इनफाइनाइट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करके यानी कहां लेके आऊं, फर्स्ट ऑर्बिट में लेके आऊं। देखिए एक बात अगेन बता रहा हूं कि सपोज करें एक आपके पास वॉल है और इसके ऊपर अगर आपने या बंदा है, या अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल पे रखा हुआ है, तो ये इसकी काफी हद तक हाइट है, यानी ग्राउंड से इसकी कोई ना कोई हाइट है, तो इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब मैं इस टेबल से इसको उठा के यहां लेके आ रहा हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसी वजह से आप यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। ये जो माइनस की साइन यहाँ पे बना है ना, -F.D, ये जो माइनस बेसिकली हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नील बोहर खुद से डिक्रीज करवा रहा है, यानी डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, इनफाइनाइट ऑर्बिट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हाइट डिक्रीज होगी
तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात याद रख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम सपोज करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो अब एक फोर्स भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स होगी जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैंने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन के अंदर ब्रीफली बता दिया। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फोर्स चाहिए और एक डी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि यार ये जो फोर्स है, वो जो फोर्स आपके पास है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास है आर स्क्वायर के इक्वल है। और उसी तरह यहाँ जो डी आपके पास है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। हमारा जो एक्चुअल डी है, वो जो एक्चुअल डी आपके पास वो ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये डी बेसिकली किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो अब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो लिखा था माइनस एफ डी, इनमें वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूं, जो कि नेक्स्ट पेज में मैं करूंगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस की साइन आपने एज इट इज रिपीट किया। एफ के जगह में क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास है आर स्क्वायर आ रहा है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आर से हो रहा है, क्योंकि डी भी आपके पास क्या था, आर के इक्वल है। अब यहाँ एक आर से ये आर सिंप्लीफाई हो चुका है। अब फाइनली आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू आपने यहाँ पे लिखा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास क्या आर आया। तो अब आपने पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट की है, तो अब ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ, 3 हो गया। इसके बाद आपने काम क्या करना है, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है पुटिंग वैल्यूज, यानी पुटिंग वैल्यूज आपने करना है किसमें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन में आपको 1 दोबारा से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 1 हमने कंसीडर किया था वो हमारे पास किसके इक्वल था, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें आप काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू पुट कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू आपने पुट करना है। तो अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब आपने यहाँ पे लिखा E इक्वल्स टू सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या निकाल चुके हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे मैं इसके जगह में लिखना चाह रहा हूँ जेड ई स्क्वायर और अपॉन में आपके पास क्या रहा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास क्या आर। तो यानी ये पूरा काइनेटिक एनर्जी की जगह में आपने प्लेस कर दिया, फिर प्लस की साइन। और नाउ द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि दोनों के बीच में आपने सम कहा था तो प्लस की साइन आना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करना चाहे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ रहा था माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास क्या है आर। तो इसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे क्योंकि साइन है यहाँ पे। तो देखे ये जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है E इक्वल्स टू आपने यहाँ पे लिखा जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या रहा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास है आर है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है। उसके बाद यार ये अगेन आपके पास सिंप्लीफिकेशन में काफी हद तक ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका एक हल ये है कि हम यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सिवाय 8 के सब कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो 8 के बगैर अगर आप सब कॉमन निकाल सकते हो, तो आपने यहाँ पे लिखा E इक्वल्स टू, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ ऊपर से जेड ई स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास है आर कॉमन आया। ऊपर से जेड स्क्वायर कॉमन निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि पूरा पार्ट आपका बाहर निकल चुका है। नीचे देखिए यहाँ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, आर आपका कॉमन आ चुका है पर 8 कॉमन नहीं है। तो बेटा 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 टाइम्स, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है, आपने माइनस लगा दिया। यहां से तो पूरा पार्ट ऊपर बाहर कॉमन आ रहा, तो ऊपर से ऊपर भी 1 बचा है और डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 बचा है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां से जेड स्क्वायर पूरा कॉमन निकल चुका है, तो उसी वजह से ऊपर आपने 1 लिखा, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी डिनोमिनेटर से ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो आपने नीचे भी क्या लिखा 1 लिखा। अब हम कुछ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। E इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे बन रहा है जेड स्क्वायर अपॉन आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास क्या आर। अब अगर हम मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो इन दोनों का आपने एलसीएम निकालना है।
यार एलसीएम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम शॉर्टकट कर देते हैं। डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 2। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो आप सीधे सीधे इन डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें। यानी 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो रहा है 2 आ रहा है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस की साइन बनाना है, ये जो क्रॉस इस तरह से आपने बनाना है। तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि यार ये जो 1 जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 1 आ जाएगा, और बीच में माइनस की साइन है, और ये जो 2 जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 2। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो e इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास क्या है r है। और अब यहाँ पे प्लस का 1 है और माइनस 2 है, 1 से आपने माइनस 2 करना है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो 2 के साथ साइन कौन सा है माइनस। अगर 2 से आप 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 बचेगा, और अपॉन में क्या है 2 है। अब हम थोड़ा सा और मैथमेटिकल इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो e एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये प्लस की साइन है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आया। और जेड ई स्क्वेयर जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ई स्क्वेयर आ जाएगा, और अपॉन में 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास है r। अब हम यहां तक जो एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ r है, पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूं। वो E इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था माइनस जेड ई स्क्वेयर, और अपॉन में आपके पास क्या आ रहा था 8 पाई, एक दफा दोबारा से चेक करो, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब अक्सर वैल्यूज पुट करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए मैं एक और सिंप्लीफिकेशन आसानी यहाँ पे मैंने बनाई है, वो कुछ इस तरह से कि आप e को एज इट इज कॉपी करें, माइनस जेड ई स्क्वायर को भी एज इट इज लिखें, और अपॉन में आपके पास 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ लिख दें और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर करें। ये मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर अलग से क्यों कर रहा हूं, इसकी बैकवर्ड रीजन है। अब आप इसे कहें इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 4 है, इक्वेशन कौन सी है 4 है, और आप सब जानते हैं कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल चुके हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर की जो वैल्यू आपके पास आ रही थी वो कुछ इस तरह से आ रही थी कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा था, डिवाइड में आपके पास आ रहा था एम जेड ई एम एम जेड ई स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा था पाई आ रहा था। ये हमने आर की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में देखिए दोनों साइड में आर के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, ऊपर मैंने 1 अपॉन आर को अलग किया है, इसी वजह से इस आर के नीचे मैंने क्या लिखा 1 लिखा। पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 में आपको 1 अपॉन आर चाहिए, तो 1 अपॉन आर के लिए आप क्या करेंगे दोनों तरफ इसको रेसिप्रोकल लेना है, यानी रिवर्स करना है, उल्टा कर देना है। देखिए इस r अपॉन 1 को अगर मैं 1 अपॉन r बना रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो राइट हैंड साइड के अंदर भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यानी ये जो आपके पास है m जेड ई स्क्वायर इंटू पाई ऊपर जाएगा, और नीचे आपके पास आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब आपने क्या करना, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 अपॉन r, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 अपॉन r, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन r इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 में आपने पुट करना। जब आप पुट करेंगे तो उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि देखें वैल्यूज क्या आएंगे। E एज इट इज कॉपी किया, इक्वल्स टू की साइन बना दिया आपने, फिर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या रहा, ये आ रहा है 8 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 1 अपॉन आर। तो अब 1 अपॉन आर के जगह में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा m जेड ई स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या है यहाँ पे पाई, और डिवाइड आपने किससे करना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो सकता है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे आपके पास इस पाई से इस पाई को आपने सिंप्लीफाई करना है, के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसको आपने रिपीट करना है। तो ई एज इट इज कॉपी करेंगे आप, फिर इसके बाद माइनस की साइन है, तो m यहाँ पे आ जाएगा, m के साथ कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, लाइक टर्म्स नहीं है, m के साथ m मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर बन सकता है, पर m है ही नहीं, खाली एक ही m था तो मैंने रिपीट कर दिया। उसी तरह अब z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा z स्क्वायर हो जाएगा,
और इसी तरह ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ई पावर 4 होना चाहिए, और अपॉन में आपके पास है ऐड के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपने ऐड को एज इट इज कॉपी किया, और एप्सिलॉन नॉट जाके एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आया, और साथ में आपके पास क्या, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अभी तक हमारा एनर्जी जो है इस फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने कहा कि आप सब जानते हैं कि Z बेसिकली एटॉमिक नंबर है। अगर आप एनर्जी हाइड्रोजन की निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है यानी Z जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब इस Z के जगह में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ से Z गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एम इंटू ई पावर 4 डिवाइड बाय आपके पास क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या एन स्क्वायर, और आपके पास क्या है एच स्क्वायर। तो दोबारा से अगर हम देखना चाहे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये भी कांस्टेंट है, 8 एक कांस्टेंट नंबर है, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये भी कांस्टेंट नंबर है, एन आपका वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी कुछ और होगी, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कुछ और होगी। तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे एन है, और एच बेसिकली आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसको अभी आपने कांस्टेंट के साथ इन्वॉल्व करना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार कांस्टेंट्स को मैं एक तरफ कर दूं, सबसे पहले मैंने माइनस की साइन, और फिर अगेन आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा एम ई पावर 4, और डिवाइड बाय आपके पास क्या रहा 8, और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में क्या है एच स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और बाहर मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन क्या लिखा, एन स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि यार 1 अपॉन एन स्क्वायर को अलग क्यों किया, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल है। ऑर्बिट आपका चेंज भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट की भी एनर्जी आप निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट की भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं, तो उसी वजह से आपने इसको एक तरफ कर दिया। फिर उसके बाद एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ जो आपने ये जो कांस्टेंट सेलेक्ट कर दिए जिसको आप एम ई पावर 4 और अपॉन में आपके पास क्या 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में क्या एच स्क्वायर, इन सब की जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। वो आंसर क्या आता है, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास है -18। इसको याद करने का सिंपल आंसर ट्रिक ये है कि पॉइंट के बाद 18 है, उसी को आपने पावर में लिख देना है, और साथ में आपके पास क्या होगा, जूल पर एटम है। तो और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पूरे को आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप वहां पे के लिख सकते हैं। तो नाउ एक इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है कि यार E इक्वल्स टू आपके पास क्या है, माइनस, और इस पूरे की जगह में क्या है, और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 अपॉन एन स्क्वायर से, और या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू आपके पास है माइनस के अपॉन आपके पास क्या रहा है, एन स्क्वायर, और इससे आप किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दफा दोबारा से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो k है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जो कि हमारे पास आ रहा है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -18, और साथ में क्या है, जूल पर एटम। और ये आपको याद होना चाहिए, इसी से आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से याद आया कि यार मैं इस टॉपिक के जितने भी डेरिवेशन के न्यूमेरिकल्स है सारे एक साथ वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, और डेरिवेशन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो उसके एंड में मैं आपको वीडियो भी मिल जाएगी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।